राधे राधे दोस्तों। और दोस्तों, मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देखिए, इस चैनल पर मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी और बहुत ही सुंदर कहानियां मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। तो आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी ही कहानी, एक विशेष शिक्षाप्रद भी और बहुत ही सुंदर कहानी आपके लिए लेकर के आया हूं कि एक राजा को अपनी पुत्री से विवाह क्यों करना पड़ा। टाइटल बहुत अच्छा है, सुंदर है। तो इसी विषय में जो कहानी है वो मैं आज आपको सुनाने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। वीरपुर नगर के एक राजा थे, वीर सिंह उनका नाम था। और राजा वीर सिंह नवयुवक राजा थे और उनके 3 रानियां थी, लेकिन अभी तक उन्हें कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। एक दिन का समय था कि सुबह का वो वक्त था और राजा वीर सिंह शिकार पर निकले और जंगल की ओर वहां से चल दिए। तो राजा वीर सिंह ने अपने घोड़े पर सवार होकर के जब वो जा रहे थे तो देखा कि जंगल में एक बुजुर्ग बुढ़िया बैठी हुई है जो कि भय माता थी। अब खेत की वो पटरी पर बैठी थी और जो मूंज होती है, मूंज की जो पत्तियां होती हैं उनमें वो गांठें लगा रही थी। अब राजा ने उस बुढ़िया को देखा और सोचा कि इस वीरान जंगल में ये बुढ़िया कहाँ से तो आ गई है और यहाँ ये क्या कर रही है। अब ये जितना सब जानने के लिए जो है राजा वीर सिंह उस बुढ़िया के पास पहुंच गए जो कि भय माता थी, और घोड़े से नीचे उतर करके अपने राजा होने के अहम में वो भय माता से बोले कि ए बुढ़िया, यहाँ ये वीरान जंगल में अकेली बैठी हुई तुम क्या कर रही हो। तो भय माता बोली कि बेटा, मैं किसी को जोड़ रही हूं, तो किसी को तोड़ रही हूं, किसी को मिला रही हूं, तो किसी को अलग कर रही हूं, क्योंकि मेरा यही काम है। इस पर राजा वीर सिंह बोले कि हम समझे नहीं, खुलकर विस्तार से बताओ। तो भय माता बोली कि बेटा, मैं संसार भर के इंसानों की जोड़ी लगा रही हूं, अर्थात संसार भर के लोगों को जो जीवन साथी के रूप में किसी ना किसी को किसी से मिलवा रही हूं, तो किसी को किसी से अलग कर रही हूं, जो संसार का नियम है और यही मेरा काम है। इतना सुनते ही राजा वीर सिंह अपने राजा होने के घमंड में आकर के भय माता से धृष्टता कर बैठे और बोले कि तो बुढ़िया, तेरा काम संसार के लोगों की जोड़ी लगाना है, तो तूने मेरी भी जोड़ी लगाई होगी। इस पर वह माता बोली, हाँ बेटा, तेरी भी जोड़ी लगाई है। राजा बोले कि अच्छा। राजा वीर सिंह ने फिर पूछा कि माँ, कि बुढ़िया, किसके साथ तूने मेरी जोड़ी लगाई है। अब राजा वीर सिंह शादीशुदा होने के बावजूद भी भय माता से धृष्टतावश उन्होंने ऐसा पूछा कि ए बुढ़िया, तो बता, मेरी जोड़ी तूने किसके साथ लगाई है और मेरी शादी किसके साथ होगी। अब इतना सुनते ही भय माता को राजा की धृष्टता को पहचानने में देर नहीं लगी। उसने सुबह सोचने लगे कि राजा होने के घमंड में शादीशुदा होकर के भी मुझसे जोड़ी लगाने के बारे में बात कर रहा है, अर्थात मेरे साथ मजाक कर रहा है। ठीक है, मैं इसको इसकी धृष्टता का उचित फल दे देती हूँ। ऐसा सोचकर भय माता राजा से बोली कि हे राजा, तूने मुझसे पूछा कि तेरी जोड़ी मैंने कहाँ लगाई है, तो सुन, तेरी जोड़ी मैंने तेरी पटरानी से जन्मी तेरी सगी बेटी के साथ लगाई है। तेरी शादी तेरी ही सगी बेटी से होगी। जा तू, मेरे साथ जैसा भद्दा मजाक किया है वैसा ही मैंने तुझे फल दे दिया।
अब भयमाता का इतने वचन सुनते ही राजा के पैरों के तले की जमीन निकल गई और भयमाता से अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। तो भयमाता बोली कि तू राजा तो है ही, और न तेरे लिए तो सब कुछ संभव है जब तू राजा है तो जा झुटला दे इस बुढ़िया के वचन को। अब राजा भयमाता की से लाख मिन्नतें करने लगा और भयमाता से मिले श्राप को वापस लेने की गुजारिश करने लगा। तो वह भयमाता बोली कि हे राजन, मेरा कहा गया वचन झूठा तो नहीं हो सकता, लेकिन तेरे पास सामर्थ्य है तो बचने की कोशिश कर लेना। इतना कहकर भयमाता अपने कार्य में व्यस्त हो गई और राजा शिकार खेलना छोड़ तो भूल गया और उदास मन से अपनी राजधानी अपने राजमहल लौट आया और महल में अपनी पटरानी जो चंद्रलेखा थी उसके पास लटके हुए मुंह से पहुंचा। तो रानी ने अपने राजा को उदास और हताश देखा तो पटरानी चंद्रलेखा जो थी उसने राजा से बोली कि महाराज, आज क्या बात है जो आप इतने नीरस लग रहे हो। तो राजा वीर सिंह बोले, हे महारानी, मैं तुझे क्या बताऊं, आज मुझसे अपने घमंड में आकर बहुत बड़ी भूल हो गई। रानी बोली, कैसी भूल। इस पर राजा ने अपनी सारी रानी जो थी चंद्रलेखा उसको सारा बखान सुना दिया। अब सारी बात सुन करके रानी चंद्रलेखा बोली कि महाराज, उस अनहोनी के डर से चिंता क्यों करते हो जिसका कोई आधार ही नहीं है। अरे जब हमारे कोई बेटा बेटी है ही नहीं तो फिर तुम्हारी दुल्हन कैसे बनेगी, और आगे भी हम किसी बेटी को जन्म लेने नहीं देंगे जिससे तुम्हारी दुल्हन बनने की कोई गुंजाइश रहे। राजा वीर सिंह ने अपनी रानी चंद्रलेखा की इतनी बात सुनी तो राजा के दिमाग में वो बात बैठ गई और वो ये सोचकर राहत की सांस ली उसने कि रानी ठीक कहती है कि हमारे जब कोई संतान ही नहीं है तो फिर दुल्हन कैसे बनेगी। और इस तरह राजा ने अपने जो संताप था उसको दूर किया और अपने कामकाज में व्यस्त हो गया। समय धीरे धीरे गुजरने लगा और कुछ महीने बाद उनकी जो महारानी चंद्रलेखा थी उसको गर्भ ठहर गया और गर्भ ठहरने पर महारानी चंद्रलेखा को चिंता सताने लगी और अपनी गर्भावस्था पर अपनी नज़र बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रानी के प्रसव का समय नज़दीक आने लगा तो रानी ने अपनी एक विश्वसनीय बांदी को 24 घंटे अपनी देखरेख के लिए तैनात कर दिया। जब प्रसव का समय आया तो रानी चंद्रलेखा ने रात्रि 12 बजे के आसपास एक बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का जन्म होते ही रानी चंद्रलेखा के होश उड़ गए और अपने पति राजा वीर सिंह की कही बातें का आधार बनते देख रानी सिहर उठी और अनहोनी से टकराने का व्यर्थ ही प्रयास करने लगी। कन्या का जन्म होते ही रानी ने अपनी बांदी को आदेश दिया कि बांदी, इस कन्या को ले जा और मेरे पति के लिए साबित न होने वाले कलंक को कहीं मिटा दे जा इसको लेकर के। अब रानी की इतनी बात सुनते ही बांदी ने कन्या को उठाया और एक हाथ में फावड़ा लिया और जंगल की ओर महल से निकल गई। महल से निकलते ही वो प्रजा बस्ती में पहुंची और प्रजा बस्ती से निकलकर वो जंगल की तरफ वहां से चल दी। अब बस्ती के पड़ोस में ही सूखे गोबर का एक ढेर पड़ा हुआ था तो बांदी ने बच्ची को लेकर जंगल की ओर जाने और किसी के द्वारा वहां देख लिए जाने के डर से जंगल में ठिकाने लगाने की बजाय उस जो कूड़ा पड़ा हुआ था गोबर का उस में ही दफनाना अधिक सही समझा और बांदी ने फावड़े से उस कूड़े को खोदना शुरू किया। जब कन्या के दफनाने के लिए उसने योग्य एक गड्ढा बना लिया और कन्या को उस कूड़े में दफन कर दिया और अपने महल लौट करके आ गई। महल पहुंचकर बांदी ने रानी को कन्या के बारे में सब कुछ ठीक ठीक बता दिया। अब रानी यह सोच करके निश्चिंत हो गई कि क्या जब वो कन्या उस
गोबर के कूड़े में दफन हो गई है, तो वो अब सभी कुछ आगे की संभावनाएं वो सब खत्म हो गई हैं। लेकिन विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। जो गोबर का जो सूखा हुआ ढेर था, वो सूखा होने के कारण उसमें हवा का जाने का रास्ता, आवागमन का रास्ता बना हुआ था, जिससे कि उस कन्या को सांस ले सके, वो उसे सांस मिलती रही और कन्या दम तोड़ने की बजाय वो जिंदा बनी रही उसमें। इधर जो हुआ क्या कि सुबह का वक्त हुआ, तो जो उस कूड़े के ढेर का मालिक था, उसने पूरे कूड़े के ढेर को किसी किसान को बेच दिया। अब किसान ने क्या किया कि किसान उस जो खाद थी, जो गोबर का वो ढेर था, उसे खाद के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उसने गधों से ढुलाई का काम के शुरू कर दिया। और एक कुम्हार जो था, जो कुम्हार दंपति थे, रामू जो था, उसको ठेका दे दिया। अब कुम्हार दंपति के कोई संतान नहीं थी। अब संतान नहीं होने के कारण पत्नी के साथ उम्र के आखिरी पड़ाव में भी था, जो कि संतानहीनता के चलते बहुत ही दुखी रहता था वो। अब किसान के द्वारा काम मिल जाने पर रामू कुछ गधे लेकर के और अपनी पत्नी के साथ उस जो गोबर का ढेर था उसे किसान के खेत में डालने के लिए वो चल दिया। और उस कूड़े के ढेर को खोदते खोदते जैसे ही कुम्हार दंपति का जो फावड़ा था वो कन्या के करीब लगा, तो कन्या ने वहां पर रो दिया। अब बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते ही रामू चौंका और बच्चे की आवाज़ पर उसका पूरा ध्यान लगाया उसने। तो उसे पूरा निश्चय हो गया कि भाई बच्चे की जो आवाज़ है इस गोबर के ढेर में से आ रही है। तो उसने फावड़े को साइड में रख दिया और अपने हाथों से उसे धीरे धीरे खोदना शुरू कर दिया और आखिरकार बच्ची तक वो पहुंच ही गया और बच्ची को सकुशल उसने बाहर निकाल लिया। अब कन्या को बाहर निकालते ही रामू की पत्नी ने कन्या को झट से अपनी गोदी में ले लिया और अपनी छाती से लगा लिया। कन्या को छाती से लगते ही रामू की पत्नी की छाती में दूध उतर आया और वो कन्या को दूध पिलाने लगी। ईश्वर का यह चमत्कार और संतानहीनता के चलते ईश्वर का यह उपहार समझ करके रामू और रामू की पत्नी ने कन्या को सहज ही अपनी बेटी के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया और घर ले आए उसको और बड़े प्रेम से उसका लालन पालन करने लगे। अब रामू दंपत्ति की जो बेटी थी उसका नाम उन्होंने रखा किरण। अब धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी और सुंदरता के सारे, जो उसकी इतनी सुंदरता थी उस लड़की में कि सारे नगर के बच्चों को उसने पीछे छोड़ दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया और जो उनकी बेटी थी वो सियानी हो गई और अपने माता पिता के काम में वो हाथ बटाने लगी। किरण जब 18 साल की हो गई तो एक दिन वो अपने माता पिता के पशुओं यानी जो उसके गधे थे उनको चराने के लिए वो जंगल में निकल गई। किरण अपने पशुओं को चरा रही थी और राजा वीर सिंह वहाँ पर शिकार खेलने के बाद वो महल की ओर लौट रहे थे और राजा वीर सिंह ने पशु चरा रही किरण को देखा, जो कि सुंदरता में किसी हूर से कम नहीं थी, और उस पर वो मोहित हो गए। और महल पहुंचकर राजा वीर सिंह ने अपनी महारानी चंद्रलेखा से किरण के बारे में बताया और कहा कि महारानी हमें पता करके बताओ कि वह लड़की कहाँ की है और किसकी है। उसने हमारा दिल चुरा लिया है और हम उस लड़की से शादी करना चाहते हैं। पहले के समय में क्या होता था कि राजा महाराजा जो थे वो कई शादी कर लेते थे और रानियों को भी कोई ऐतराज़ नहीं होता था। इसलिए इतना सुनते ही रानी बोली, ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा, बहुत ही जल्द हम पता करके आपको बता देंगे। और रानी ने अपने गुप्तचरों से पता लगवाया। पता लगने के बाद राजा को किरण के बारे में जैसा था वैसा उन्होंने बता दिया। तो राजा बोला, ठीक है महारानी, हमारे रिश्ते का प्रस्ताव रामू और उसकी पत्नी के पास भिजवा दो। इस पर महारानी बोली, महाराज अब काम गुप्तचरों का नहीं है बल्कि सार्वजनिक रूप से नाई और ब्राह्मण का है, तो इसलिए
रिश्ते का प्रस्ताव जो था वो ब्राह्मण और नाई के द्वारा भेजा जाना चाहिए। अब अगली सुबह ही राजा ने जो अपने दरबार में नाई और ब्राह्मण को बुलवाया और रिश्ते का प्रस्ताव कुम्हार दंपत्ति रामू और उसकी पत्नी के पास भिजवा दिया। अब नाई और ब्राह्मण रामू और उसकी पत्नी के घर पहुंचे और उन्होंने राजा वीर सिंह का रिश्ता उनकी बेटी किरण के लिए लेने को कहा। तो नाई और ब्राह्मण की बात सुन करके रामू और उसकी पत्नी बोले, महोदय आप ये क्या बोल रहे हैं? कहाँ राजा वीर सिंह और कहाँ हम? उनकी हैसियत के छोटे से नगर में हमारी उनकी क्या समानता है? इस पर नाई और ब्राह्मण बोले कि नहीं रामू, समानता की तो कोई बात ही नहीं है। महाराज को तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है, इसलिए यह प्रस्ताव महाराज की ओर से है और इसमें आपका सौभाग्य है कि आपकी बेटी का भाग्य खुलने जा रहा है। रानी बनकर राज करेगी। रामू और रामू की पत्नी अपनी बेटी के भविष्य को देखते हुए रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है। शादी होने के बाद राजा वीर सिंह किरण को दुल्हन के रूप में ब्याह करके लाते हैं और उसकी महारानी चंद्रलेखा भव्य स्वागत करती है और अपने पति राजा वीर सिंह की सुहागरात की तैयारी करती है। अब शाम का समय था और महल के पड़ोस में बने एक दंपति नगर के जो घर में एक बकरा और एक बकरी थे वो बंधे हुए थे। तो बुजुर्गों से सुना है कि पहले के समय में जानवर बोला करते थे। बकरा और बकरी कहते हैं आपस में कि बकरी आज तूने एक अनर्थ होते देखा है? बकरी बोली कैसा अनर्थ? तो बकरा बोला कि बकरी ऐसा अनर्थ जो पहले कभी नहीं हुआ। एक बाप अपनी सगी बेटी को दुल्हन बनाकर लाया है। इस पर बकरी बोली यदि आप यह सच बोल रहे हैं तो इस दास्तान को पूरी मुझे सुनाइए। तो बकरे ने राजा की पूरी दास्तान बकरी को सुना दी, जिसे महारानी चंद्रलेखा बड़े ध्यान से सुन रही थी और उसने बकरा बकरी की दास्तान सुनना जारी रखा। तो बकरी ने पूरी दास्तान सुनने के बाद ईश्वर से प्रार्थना की कि हे भगवान, ऐसा अनर्थ देखकर सुनकर भी हम जिंदा हैं, तो हे भगवान हमारी आपसे प्रार्थना है कि आज के बाद हमारी बोलने की और सोचने की शक्ति हमसे वापस ले लो, जिससे हम किसी भी अपराध को ना सोच पाएंगे ना बोल पाएंगे, जिससे हमें जीने में आसानी होगी। और ऐसा सुना कि उसी क्षण ईश्वर की ऐसी मेहर हुई कि बकरा और बकरी गूंगे हो गए। और रानी चंद्रलेखा ने जब यह नज़ारा देखा तो उसे समझने में अधिक वक्त नहीं लगा और वो समझ गई कि यह नई दुल्हन कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बेटी है। तो चंद्रलेखा धरती माँ से प्रार्थना करने लगी कि हे धरती माँ, मैं इस धरती पर क्यों जिंदा हूँ? इतने बड़े अनर्थ का बोझ मैं कैसे सहन करूँगी? इसलिए मुझे तू अपनी गोद में ले ले। रानी का ऐसा क्रंदन सुनकर के धरती माँ ने अपना सीना चीर दिया और रानी धरती माँ की गोद में बैठ गई। महल के बाकी लोगों ने जब यह नज़ारा देखा तो तुरंत ही वो राजा के पास दौड़ पड़े और राजा को सूचना दी। सूचना पाते ही राजा रानी के पास दौड़ पड़ा और अपनी रानी को धरती में समाते हुए देखा तो रानी से बोला कि रानी, यह सब क्या है और मुझे छोड़ करके तुम कहाँ जा रही हो? तो रानी बोली, महाराज, जो अपराध हमसे हुआ है, जो अनर्थ हमसे हुआ है, उसका यह प्रायश्चित है। तो राजा बोला, कैसा अपराध, कैसा प्रायश्चित? तो रानी ने सारी दास्तान राजा को बता दी। दास्तान सुनते ही राजा के पैरों के तले की जमीन निकल गई और बोला, महारानी, यह अपराध तुमसे अकेले नहीं हुआ, इसका मैं भी तो बराबर का भागीदार हूँ। इसलिए धरती माँ की गोद में तू अकेले नहीं बैठ सकती, मैं भी तेरे साथ चलूँगा और अपने द्वारा किए हुए अनर्थ का प्रायश्चित करूँगा। इतना बोलते ही राजा ने मंत्री से एक पत्र मांगा और जिस पर अपनी पूरी दास्तान को नसीहत के तौर पर लिखा।
और लिखा कि हमारे बाद हमारे राज्य को अपने पालक माता पिता के साथ हमारी बेटी जो किरण ही संभालेगी। पत्र में इतना लिख करके मंत्री को दे दिया और राजा वीर सिंह और रानी चंद्रलेखा धरती में समा गए। तो देखिए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? जिन भाइयों को कहानी पसंद आई है वो कहानी को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को शेयर करें। इसी के साथ राधे राधे।